as you fade away. मैंने जुलाई 2008 में बीबीसी में सुबह के मौसम का हाल बताने की नौकरी शुरू कर दी थी। सुबह का इंतखाब करने की वजह यह भी थी कि मैं शाम को अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार सकती थी। दूसरा, मेरी शादी का भी सिलसिला शुरू होने वाला था। मेरी बहन को लगता था मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इस मामले में मेरा एक रिश्ता भी आया हुआ था। मैं एक दफ़ा इस नौजवान से पाकिस्तान में मिल भी चुकी थी और वापस आकर इससे ईमेल पर राब्ते में भी थी। एक दिन फ़ोन पर उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने इसकी बात को सीरियस नहीं लिया। मैंने सोचा कि शायद वो जज्बात से काम ले रहा है। 1 साल तक हम राब्ते में रहे। मैंने इसके आगे शर्त रखी कि इसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा और दूसरा, अगर मेरे बच्चे इसके साथ एडजस्ट होंगे तभी ये शादी मुमकिन है। मगर जैसे ही वो यहाँ आया मुझे एहसास हो गया कि नहीं, मैं अब वो रेहान नहीं रही। मैं एक घरेलू औरत से एक प्रोफेशनल औरत में तब्दील हो चुकी थी। अब मैं ज्यादा मसरूफ हो चुकी थी। मेरी जिंदगी के मंसूबे बदल चुके थे। चनाचा मैंने इससे माजरत कर ली। उसने मेरी काफी मिन्नत समाजत की, मगर मुझे समझ आ गई थी कि इस लड़के में और मुझ में कोई कदर मुश्तरक नहीं थी। वो बेचारा वापस तो चला गया, मगर जाने से पहले मुझे एक तोहफा दे गया और वो था एक कुत्ता। मैंने पहले जो कुत्ता रखा हुआ था वो मर गया था। बस तब से मैंने कभी कुत्ता ना रखने का फैसला कर लिया था। मगर इस दफा जब कुत्ता सामने आया तो मैं इनकार नहीं कर सकी। मैंने वाश का मन्नू बर्री में एक नया घर लिया था। वो घर मेरे ख्वाबों जैसा था। आगे भी बाग था, पीछे भी खासा बड़ा बाग था जहां हम बारबेक्यू भी कर सकते थे। ऊपर से इस कुत्ते की आमद ने जैसे हमारी फैमिली को मुकम्मल कर दिया था। हमने इसका नाम मैक्सिमस रखा था, जो ग्लैडिएटर फिल्म में रसूल करो का नाम था। बीबीसी में नौकरी 2008 से 2012 तक चली, मगर पहला साल निहायत बुरा गुजरा। वहां शदीद सियासत चलती थी। टांग खींचने का अमल भी जोरों शोर पर था। मैं हैरान थी कि ज्यादा रद्दे अमल का सामना मुझे ख्वातीन की तरफ से ही था। मैं 2 नौकरियां कर रही थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सुबह मौसम के हाल से शुरू करके शाम को रेडियो का काम। 2 बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगियां थी। 2011 में मेरी जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी। पैसे की कमी खत्म हो चुकी थी। बीबीसी में नौकरी सेट हो चुकी थी। घर बेहतरीन था। गैराज में पर्पल वेस्टेलिया खड़ी थी। एक प्यारा और वफादार कुत्ता था और तीनों बच्चे भी अब बड़े और खुद मुख्तार हो चुके थे। बीबीसी की जॉब का पहला साल मुझे बड़ा कुछ सिखा गया था। कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे लोगों की कड़वाहट को दिल पर नहीं लेना है, कैसे सख्त से सख्त हालात का मुकाबला करना है। सब कुछ। दुनिया में हर इंसान अपने लिए तरक्की करना चाहता है। मुझे एक दिन स्काई टीवी की तरफ से फोन आया। इनको मैं चाहिए थी। मौसम का हाल बताने की नौकरी थी। तनख्वाह डबल थी, मुराद भी कमाल थी। नौकरी के लिए ज्यादा सफर करने का मसला भी खत्म हो जाना था। मैं इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यू लेने वाला वहां का मालिक था। इसका रवैया बड़ा अजीब था। उसने मुझसे टेक्निकल सवाल कम और पर्सनल सवाल ज्यादा किए। एक जगह इसने पूछा, क्या तुम सिंगल हो? मेरा जवाब था, नहीं, मेरी जिंदगी में एक बड़ा ही अच्छा मर्द है। इसका चेहरा उतर सा गया। ये एक झूठ था, मगर मौके की मुनासिबत से मुझे ये झूठ ही बोलना था। इसका अगला जुमला इससे भी गलीज था। कहता, देखो, मैं इस चैनल का मालिक हूँ, हमारे पास सब कुछ है। जरा ग्लैमर की तलाश है मुझे। बाहर रिसेप्शन के सोफे पर 2 सुनहरे बालों वाली गोरियां हैं। एक गंदमी रंगत की काले बालों वाली की कमी तुम पूरी कर दो। मैंने थोड़ा सीरियस होकर जवाब दिया, मैं मुआफी चाहती हूँ कि मैंने आपको मायूस किया, मगर मैं वो नहीं जिसे अब ढूंढ रही हैं। और ये कहकर मैं वहां से बाहर आ गई। जब मैं घर पहुंची मेरी बेटी ने मेरा उतरा चेहरा देखा तो इसने पूछा, मामा क्या हुआ? मैंने इसे सारा वाकया बताया। मेरी 15 साला बेटी सुनकर उदास हो गई। कहने लगी, मामा आपने उनसे झूठ क्यों कहा कि अब सिंगल हैं? हमें इस जॉब से बड़ा फायदा होना था, हमने और अमीर हो जाना था। मैंने अपनी बेटी का चेहरा हाथ में लिया और कहा कि रिदा में इस किस्म की औरत हो नहीं जो वो समझ रहा था। न ही मैं चाहती हूँ कि तुम वैसी औरत बनो। मुझे इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मगर इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी।
हमें अच्छी नौकरी से ज्यादा ऊंची इज्जत की जरूरत है। रिदा मेरी जान, समझी के नहीं? रिदा ने अच्छी बच्ची की तरह अपना चेहरा हिला दिया। मैंने इसको प्यार किया और सोने चली गई। वो जब आखिरकार एक और एशियन लड़की नाज़नीन गफ्फार को मिल गई जिसका नंबर मेरे बाद आता था। मेरे ख्याल में मेरा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। औरत को आगे बढ़ने के लिए मालिकों के साथ मरासिम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसका काम अगर कमाल का हो तो मालिक खुद इसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरा सबको मशवरा भी है, जो भी मेरी बहन उन मर्दों की दुनिया में रोज उन हालात से गुजरती है, समझ जाएं आपको बेस्ट बनना होगा, फिर खुद ही ये मर्द आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। जब औरत को आता ही कुछ ना हो तो मर्द इसको एक ही काम के लिए नौकरी देते हैं। मेरा हल्का अहबाब बढ़ता जा रहा था, नए नए दोस्त बनते जा रहे थे। मेरी एक नई दोस्त बनी थी, इसका नाम लैला था। वो ड्रामा प्रोड्यूसर थी। वो जैसे इंग्लिस्तान की महफिलों की जान थी। उसने एक दिन मुझे किसी महफिल में आने के लिए कहा, हालांकि वो जानती थी कि मैं महफिलों में जाने की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन इसका इसरार बढ़ता जा रहा था। आखिर थक हार कर मैं मान गई और इस महफिल में जाने के लिए तैयार हो गई। तलाक याफ्ता औरत एक आसान शिकार होता है। सबको लगता है कि इसका दिल लाजमी टूटा हुआ होगा, आओ जोड़ते हैं। दूसरा, मैं अपने शौहर से भी बचना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी महफिल में मेरा इसके साथ आमना सामना हो जाए और उसको पता लग जाए कि मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ रह रही हूँ। महफिल वैसी ही थी जैसी इस किस्म की महफिलें होती हैं। महफिल बहुत ही अजीब शराबी के घर में थी। ये बंदा कोई 80 की दहाई का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था, लेकिन जो भी था मैं इसको जानती नहीं थी। वो इस कदर नशे में था कि इससे मेरा नाम भी नहीं लिया जा रहा था। मेरा नाम पूछने पर जब मैंने इसको अपना नाम बताया तो वो बेचारा बार बार मेरा नाम रियब रियब लेने लगा, और जब वो बार बार कोशिश करने पर भी सही नाम ना ले पाया तो जोर जोर से कहे लगाने लगा। मुझे इस सारी सूरत हाल में कुछ समझ नहीं आ रही थी। पूरे घर में इस इंसान की पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ तस्वीरें लगी हुई थी। असल में ये महफिल पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज के लिए सजाई गई थी। मैं बहुत जल्दी इस महफिल की संगीनी को पहचान गई और अलग थलग जाके परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज की बीवियों के साथ बैठ गई। शौकत अजीज की बीवी बहुत अच्छी खातून थी। जल्दी मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस महफिल से निकल जाना चाहिए, लेकिन वहां से निकलते हुए मुझे आधा घंटा और लग गया। हर शख्स परवेज मुशर्रफ के करीब होना चाहता था, जो इस वक्त म्यूजिक और रेड वाइन को एंजॉय कर रहे थे। यकायक परवेज मुशर्रफ ने माइक उठाया और गाना शुरू कर दिया। वो गाना गा रहे थे तो मेरी आशिकी है। ये बॉलीवुड का बड़ा मशहूर गाना था। उनका बॉडीगार्ड सब लोगों पर नजर रख रहा था कि कोई उनकी इस नशे की हालत में मूवी तो नहीं बना रहा। हामिद अली खान और उनका बेटा भी इस महफिल में गाने गा रहे थे। एक चैनल का मालिक उनके ऊपर 20 पाउंड और 50 पाउंड के नोट निछावर कर रहा था। हम जैसे मासूम लोगों को यह बताया जाता है कि ये लोग अपने दिलों में अवाम का कितना दर्द रखते हैं, मगर शायद ये लोग दिलों में नहीं, कहीं और ही दर्द रखते हैं। इस वक्त मुझे परवेज मुशर्रफ को देखकर मायूसी हो रही थी कि हम पर कैसे कैसे लोग हुकूमत कर चुके हैं। इतनी देर में मेरी सहेली ने अपनी उंगली का इशारा सामने की तरफ किया। मैंने देखा एक बंदा परवेज मुशर्रफ के आगे एक बहुत ही खूबसूरत चमचमाती औरत पेश कर रहा था। वो साड़ी में मलबूस थी और शायद अमेरिका से आई हुई थी। खूबसूरत पोलिश बार टेंडर्स इस बात का ध्यान रख रहे थी कि महफिल में शराब की कमी ना आने पाए और सबको शराब में नहला दिया जाए। कुछ देर के बाद मैं अपनी प्लेट में खाना डालने के लिए उठी। जैसे ही मैं खाने की टेबल पर पहुंची, मेरे पीछे 2 मर्द भी पहुंच गए और मुझे कहा, कभी हमें भी सर्व कर दें। उनकी ये बेबाकी देखकर मेरी बस हो गई। मैंने फौरन इस महफिल को छोड़ने का इरादा किया और अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाने लगी। इस क्रिकेटर की रखियल मुझे रोकती रह गई, जिसके घर में ये सब चल रहा था। इस महफिल के बाद मुझे तवातुर से मजीद महफिलों के लिए इनविटेशन आना शुरू हो गए, मगर मैं मना करती गई। लेकिन आखिरकार मुझे मेरे एक दोस्त ने मना लिया। इसने मुझे यकीन दिलाया कि वहां कोई नहीं होगा, बस चंद कपल्स होंगे। इस महफिल में मुझे परवेज मुशर्रफ की बीवी साहिबा परवेज ने बड़ी गर्म जोशी के साथ
मेरा इस्तकबाल किया और मुझे बड़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया। एक दिन मैं काम पर जाने के लिए अपने बाल बना रही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो वो मेरे भाई का बेटा था। उसने कहा, फूफो ये ले, बड़ी उम्मी से बात करें। मैं फ़ौरन समझ गई कि कोई ना कोई मसला है, और हाँ मसला था। मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। मैं जैसे शाक में चली गई थी। मैंने सोचा कि वो कैसे जा सकते हैं। अभी तो हमने बहुत सी बातें करनी थी, अभी तो बहुत सी मुलाकातें होनी थी, अभी तो बहुत से सवाल थे जो मैंने उनसे पूछने थे और उनके जवाब उन्होंने मुझे देने थे। इन सवालों का जवाब दिए बगैर वो कैसे चले गए?